जय हिंद। भारत में मुगल वंश की नींव रखने वाला जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का संबंध फरगना से था। फरगना आधुनिक उज़्बेकिस्तान में पड़ता है। उज़्बेकिस्तान आपको 1991 में सोवियत संघ से अलग हुआ है और ये एक देश है। इसकी राजधानी आपको ताशकंद है उज़्बेकिस्तान की। उज़्बेकिस्तान आपको एक लैंड लॉक कंट्री है, मतलब चारों ओर भूबद्ध देश, मतलब भूमि से बंधा हुआ देश है, लैंड लॉक। जबकि भारत भूबद्ध नहीं है, पाकिस्तान भी भूबद्ध नहीं है, आपको श्रीलंका भी भूबद्ध नहीं है, लेकिन नेपाल क्या है, लैंड लॉक कंट्री में आता है। बाबर फरगना का शासक था। बाबर का जो बाप का नाम था वो था आपको उमर शेख मिर्ज़ा, ये कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और माँ का नाम था कुतुब निगार खानम। बाबर आपको तैमूर लंग के वंश से संबंध रखता था। तैमूर का 5वां पीढ़ी था बाबर। तैमूर लंग से एक क्वेश्चन समझ लीजिए। तैमूर लंग ने भारत पे कब आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने जब भारत पे आक्रमण किया तो उसमें भारत में तुगलक वंश का शासक था, और तुगलक वंश का आपको नासिरुद्दीन महमूद जो है गद्दी पर बैठा हुआ था। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। बाबर की का जो माँ जो थी वो कुतुब निगार खानम, वो आपको चंगेज खां के वंश से संबंध रखती थी। चंगेज खां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है रिलेटेड। चंगेज खां भारतीय सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन था, और इल्तुतमिश के समय यह भारत के पश्चिमी सीमा पर आया हुआ था, और इल्तुतमिश आपको गुलाम वंश से संबंध रखता है। ये क्वेश्चन आपको दरोगा में पूछा हुआ है। चंगेज खां किसके समकालीन था? क्लियर। माँ पिताजी तो हो गया। फरगना का छोटा सा राजा था, उसका बाप उमर शेख मिर्ज़ा। जब बाबर 12 साल का रहता है तो बाबर के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। बाबर हमेशा से बाबर के दिमाग में रहता है कि समरकंद को जीतना है। अब ये समरकंद कहाँ है? ये समरकंद भी आपको उज़्बेकिस्तान में है। और जब बाबर समरकंद को जीतने के लिए जाता है तो समरकंद में उस समय शैबानी खां का शासन रहता है। शैबानी खां का शासन रहता है, और ये शैबानी खां से ही को ही देखकर बाबर जो है तुगलमा युद्ध की नीति को सीखता है। तुगलमा युद्ध की नीति। क्लियर। तुगलमा युद्ध की नीति बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तुगलमा युद्ध की नीति। समरकंद को जीतने के लिए जाता है। पहला प्रयास में बाबर को हार मिलता है, उसके बाद 1-2 प्रयास में बाबर उसको जीतता भी है, लेकिन वो आंशिक विजय रहती है। और इस आंशिक विजय के चक्कर में बाबर समरकंद जीतने के चक्कर में फरगना से भी हाथ धो बैठता है, और फरगना में उसके सगे संबंधी जो होते हैं, चाचा, सब अपना अधिकार कर लेते हैं। इस प्रकार बाबर ना जीत पाया, ना फरगना को अपने अधीन रख पाया, ना ही समरकंद को जीत पाया, और कहाँ पे आया? आंशिक सफलता मिली थी, लेकिन बाद में फिर उसको हार का सामना करना पड़ा। अब निर्वासित जीवन जीने लगा, और 1504 ईस्वी में इसी क्रम में उसने काबुल को जीत लिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बाबर ने काबुल को कब जीता? 1504 ईस्वी में। फिर 1507 ईस्वी में कंधार को जीत लेता है, और ये सब रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1507 में जब कंधार को जीतता है तब बादशाह की उपाधि लेता है। पहले इसका जो पूर्वज लोग था मिर्ज़ा का उपाधि लेता था, अब ये बादशाह का उपाधि लेने लगा। बादशाह का अर्थ होता है शाहों का शाह। शाहों का शाह मतलब होता है बादशाह। अब ये इधर ही इसका गतिविधि रहता है, अभी तक ये भारत में नहीं आया है। 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी मारा जाता है। लोदी वंश का संस्थापक कौन रहता है? बहलुल लोदी। बहलुल लोदी का बेटा सिकंदर लोदी, और एक तरफ आलम खां। सिकंदर लोदी जब मरता है तो सत्ता मिलना चाहिए आलम खां को, जबकि सत्ता मिला सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी को 1517 ईस्वी में। इससे आलम खां विद्रोही हो गया, और आलम खां ने निमंत्रित किया आक्रमण करने के लिए किसको? बाबर को, कि आएगा, लूट मार करेगा और यहाँ से चल जाएगा। एक तो आलम खां हो गया। दूसरा था पंजाब का सूबेदार, उसका नाम था दौलत खां, और उसका बेटा का नाम था दिलावर खां। दिलावर खां और दौलत खां, ये तीनों आदमी, आलम खां चाचा हो गया, दिलावर खां, दौलत खां का बेटा दिलावर खां। दौलत खां कहाँ था? पंजाब का सूबेदार था। ये लोग बाबर को बोलता है युद्ध करने के लिए आइए। बाबर पंजाब के रास्ते भारत में प्रवेश करता है, और पहला आक्रमण आपको 1519 ईस्वी में यूसुफजई कबीले के खिलाफ करता है। युद्ध में बाबर जीतता है।
और 1526 तक बाबर भारत में 4 आक्रमण कर चुका रहता है। 21 अप्रैल डेट को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पानीपत का युद्ध भारतीय इतिहास को बदलने वाला युद्ध था। 21 अप्रैल 1526 युद्ध का मैदान सस्ता है पानीपत में। इब्राहिम लोदी जो अयोग्य शासक रहता है उसके बीच और बाबर के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में आपको इब्राहिम लोदी पहला सुल्तान रहता है दिल्ली का जो युद्ध में मारा गया। बाबर कौन सा युद्ध का उपयोग करता है? तुगलमा युद्ध का नीति। देखिए तुगलमा युद्ध का नीति क्या है? ये बाबर है, समझ लीजिए, ये बाबर हुआ। बाबर की ओर ये की ओर चारों ओर सैनिक रहा। सैनिक के बाद आपको तोप रहा, तोप के बाद आपको बैलगाड़ी रहा, और इधर आपको इब्राहिम लोदी रहा। इस जगह में थोड़ा थोड़ा जगह रहता है। ये जितना भी आपको सैनिक है छोटा छोटा टुकड़ी में बढ़ जाता है, इधर हमला करता है तीर से तेज़ी से, और फिर अपनी ओर में लौट आता है। जब हमला करने आएगा तो यहाँ से तोप का वर्षा चालू हो जाता था। यही था तुगलमा युद्ध का नीति। कम सैनिक और कम बख्तरबंद एवं कुशल सैनिक। तो बाबर का यही चीज़ था, कुशल सैनिक जो था ना, एक कुशल सैनिक मैंने अगर देगा तो बाबर किसके चलते जीतता था? अगर ऑब्जेक्ट में कुशल सैनिक रहेगा तो कुशल सैनिक को दीजिएगा, तब सही हो जाएगा। तुगलमा युद्ध नीति से भी ज़्यादा अच्छा था उसका कुशल सेना का संचालन और कुशल सैनिक उसका। तो युद्ध जीत गया। इस युद्ध में बाबर का 2 प्रमुख निशानेबाज रहता है, एक का नाम रहता है अली और एक का नाम रहता है मुस्तफ़ा। 2 बहुत ही मुख्य निशानेबाज रहता है। बाबर अभी भी कंप्लीट भारत को नहीं जीत रहा है। उसका सामना होता है 1527 ईस्वी में आपको राणा सांगा से। ये राणा सांगा का पूर्वज आपको राणा कुंभा रहता है, जिसने चित्तौड़गढ़ में क्या बनाता है? कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ कौन बनाता है? राणा कुंभा, याद रहेगा। राणा कुंभा 1440 ईस्वी के पास में राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया था। ये महमूद खिलजी आपको मालवा और गुजरात का संयुक्त गवर्नर था उस समय, और इसी को जब हराया था महमूद खिलजी को, तब उसी स्मृति में, जीत की स्मृति में आपको राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ या विष्णु स्तंभ, जहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, उसका निर्माण कराया था। अभी ये भारत का दर्शनीय चीज़ है आपको विजय स्तंभ। अब राणा सांगा देखिए, राणा सांगा से युद्ध हो रहा है 1527 में, खानवा का युद्ध। ये खानवा आपको राजस्थान का भरतपुर में है और जस्ट उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास में है। इस पार आपको अगर आगरा है तो उस पर आपको भरतपुर है। यहाँ से अब वो आ रहा है, दिल्ली से होकर के भरतपुर आया। पहले एक छोटा सा युद्ध होता है जिसमें आपको राणा सांगा जीत जाता है। राणा सांगा को इससे पहले किसी भी मुस्लिम शासक ने नहीं हराया था। राणा सांगा ने 2 बार इब्राहिम लोदी को भी हराया था इससे पहले युद्ध में। और साम्राज्य का राणा सांगा अपना विस्तार कर रहा रहता है, इसलिए उसको कोई मतलब नहीं रहता है कि बाबर पानीपत का युद्ध में लड़ रहा है कि जीत रहा है कि हार रहा है। लेकिन इसी क्रम में वो फ़ायदा उठाना चाहता है बाबर को हरा करके। छोटा सा हमला होता है पहले जिसमें राणा सांगा जीतता है, लेकिन खानवा का युद्ध में तुगलमा युद्ध का नीति उपयोग होता है, जिसमें कि ये आपको हार जाता है। राणा सांगा हार गया। राणा सांगा का मदद करता है आपको चंदेरी का शासक रहता है, उसका नाम रहता है मेदिनी राय। ये चंदेरी आपको मध्य प्रदेश में, चंदेरी जगह पे युद्ध होता है, वो मध्य प्रदेश ग्वालियर के आसपास का क्षेत्र का रहता है शासक। चंदेरी में युद्ध होता है उसको, मेदिनी राय को बाबर से। मेदिनी राय उसमें भी हार गया। मेदिनी राय सपोर्टर रहता है आपको 1527 ईस्वी में किसका? तो राणा सांगा का। अब राणा सांगा का एक और युद्ध होता है, वो घाघरा नदी के पास में होता है। ये घाघरा नदी आपको रेवलगंज के पास में, ये इसको नहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बीपीएससी में पूछने वाला क्वेश्चन है। घाघरा नदी रेवलगंज बिहार का सारण जिला के पास में गंगा नदी में मिलती है। घाघरा नदी गंगा की यमुना के बाद सबसे बड़ी सहायक नदी है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये गंगा की। कौन? घाघरा नदी। घाघरा नदी आपको मानसरोवर झील से निकलती है। नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में ये आपको गंगा नदी में मिल जाती है। नेपाल की सबसे बड़ी नदी घाघरा नदी है। इसी घाघरा नदी के पास महमूद खां लोदी 1 लाख सैनिक लेके रहता है, लेकिन बाबर उसको भी धूल चटा देता है और महमूद लोदी भाग जाता है बंगाल, जहाँ बंगाल में नुसरत शाह का शासन रहता है। नुसरत शाह, और ये नुसरत शाह
उस अफ़गान को सपोर्ट नहीं करता है। और ये नुसरत शाह का संधि होता है किससे? बाबर से। ये कोई सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ मैं बताऊँगा वही इम्पोर्टेंट हो जाता है, समझ लीजिए। देखिए, बाबर ने 4 युद्ध लड़ा और अपना सल्तनत जमा लिया। बाबर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। बाबर को जो रुचि लगता था वो बागवानी में लगता था, और उसका जो बागवानी होता था ना, दोनों तरफ पेड़ और बीच में हल्का नदी का टाइप का रहता था। ये बाबर का बागवानी का विशेषता रहता था। आगरा का जो आराम बाग है ना, तो वो दरअसल एक उपवन ही है, मतलब उद्यान ही है, जिसको बाबर ने बसाया था। बाबर जो था ना, सुलेखन में उसको रुचि था, मतलब लिखने में, कविता वविता लिखने में, इसलिए उसने एक शैली बनाया था लिखने का शैली, उसको बोलता है मुबायन शैली। मुबायन शैली जो कि पद्य शैली है, मतलब काव्य शैली है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पूछा जाता है। मुबायन शैली किससे संबंधित है? बाबर से संबंधित है। बाबर ने कविता की एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है दीवान पुस्तक। यह कविता से संबंधित है। कविता में अलंकार उत्पन्न हो, मतलब जिससे भाव उसका अच्छा लगे, इसके लिए बाबर ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था रसाल-ए-उरूज। रसाल-ए-उरूज मतलब अलंकार शास्त्र से संबंधित ग्रंथ। कौन लिखा था? बाबर। कविता में अलंकार हो। बाबर काव्य शैली बढ़िया लिखता था। बाबर उच्च कोटि का विद्वान था। बाबर आपको तुर्की भी जानता था, ईरानी भी जानता था, मतलब फारसी और अरबी भी जानता था। तो उसने अपनी आत्मकथा लिखी। उस आत्मकथा का नाम है तुजुक-ए-बाबरी। तुजुक-ए-बाबरी। और ये तुजुक-ए-बाबरी आपको तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। कौन भाषा में लिखा हुआ है? तुर्की भाषा में लिखा हुआ है तुजुक-ए-बाबरी। बाबर सूफी संत लोग को इज्जत देता था, और एक अब्दुल्ला अहरार था, वो उसी का चेला था बाबर, अब्दुल्ला अहरार। ये अब्दुल्ला अहरार जो था ना, सूफी में बहुत सारा सिलसिला होता है, उसमें एक नक्शबंदी सिलसिला था। उसी नक्शबंदी सिलसिला का अनुयायी था बाबर, और बाबर का गुरु अब्दुल्ला अहरार। बाबर जो है, बाबरनामा में भारत का 5 बड़ा हिंदू राजा जो है, 5 बड़ा मुस्लिम राजा और साथ में 2 बड़ा हिंदू राजा का उल्लेख करता है। 5 बड़ा मुस्लिम स्वतंत्र राजा, जिसका कि जो कि गुजरात का उस समय था। गुजरात हो गया, मालवा हो गया, आपको बहमनी का मुस्लिम शासक हो गया, नुसरत शाह हो गया बंगाल का, और इब्राहिम लोदी हो गया दिल्ली का। और हिंदू में उत्तर में हो गया आपको राणा सांगा, और दक्षिण में हो गया कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे, नोट कर लीजिएगा। कृष्णदेव राय तुलु वंश के थे। आपको विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय से संबंधित है, तुलु वंश। क्लियर के थे ये। और बाबर ने बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। क्लियर। बाबर की मृत्यु आपको 1530 ईस्वी में होती है। पहले उसको आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है, बाद में उसको काबुल में दफनाया जाता है। काबुल में दफनाया जाता है बाद में। और बाबर का जो कब्र है उस पर किसी भी प्रकार का कोई चित्र या आकृति नहीं है। बाबर का बहुत बेटा था, उसमें मुख्य बेटा आपको हुमायूं था, असगरी था, हिंदाल था। तो हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी रहता है। अब एक प्रश्न आता है कि बाबर द्वारा स्थापित वंश को मुगल वंश क्यों कहते हैं? तो बाबर लोग जो था ना, ये आपको पहले बाबर लोग का जो पूर्वज था ये मंगोल कबीला का था। मंगोल कबीला का तैमूर सबसे पहले ये लोग जो था मंगोलिया कबीला का था। मंगोलिया की राजधानी उनलबटोर है, और जो कबीला था उस कबीला का नाम था बरलास कबीला। तो यही मंगोलिया का कबीला के नाम पे होने के कारण इन लोग को मंगोल वंश नाम दिया गया। ये लोग पहले कबीला जनजाति के थे, बाद में ये लोग कन्वर्ट हुए इस्लाम में, और तब इन लोग का क्षेत्र हो गया तुर्किस्तान क्षेत्र हो गया इन लोगों का। मतलब बरलास कबीला मंगोलिया से सम्मिलित होने के कारण इस वंश का नाम मंगोल वंश रखा गया। तो ये रहा आपको बाबर से संबंधित रिलेटेड टर्म। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।